ये जो कोशिश थी, ये जो शुरुआत थी, जो डॉक्टर विजय कुमार तिसरण सर ने आज से 20 साल पहले शुरू की थी, वो जो है कि फलीभूत हो रहा है, उसमें फल लग रहे हैं। इसलिए इस फल को चक करके नए पेड़ लगाने के लिए संकल्प छोड़े जा सकता है। विजय कुशवाहा सर को सुनते रहे, तमाम वक्ताओं की बातें आप सब सुनते रहे हैं। अब बात सुनने तक नहीं रहनी चाहिए। अब बात सिर्फ सुन करके अपने पॉकेट में लेके घर जाने की नहीं है। बात आज यहाँ सुन करके, समझ करके और एक अलग तरह की सोच बना करके घर जा करके नई दौड़ लगाने की होनी चाहिए, नई चेतना लगाने के लिए होनी चाहिए, नए लोगों को इस दौड़ में शामिल कराने की होनी चाहिए। मैं महामानव तथागत सिद्धार्थ गौतम के चरणों में अपना सम्मान समर्पित करता हूँ और तमाम बहुजन नायक नायिकाएं जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपने संघर्षों के दम पर अपने जीवन खपा करके बहुजनों की मुक्ति के लिए, बहुजनों के बेहतरी के लिए, बहुजनों की आज़ादी के लिए, बहुजनों की शिक्षा के लिए वो दिन लेकर के आए। और आज का भी दिन है जो हम इतने आराम से बैठे हैं, अपने माथे पर तेज सजा करके बैठे हैं। ये दिन भी बहुत आसानी से हमारे पास चलकर नहीं आया। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितने लोगों ने अपने जिंदगी के सुख चैन लुटा दिए, कितने लोगों ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, कितने लोगों ने अपनी आज़ादी गंवा दी, कितने लोगों ने अपने होने का मतलब गंवा दिया। तब आज जाकर के हम सब बैठे हैं यहाँ दोस्तों, सभी महापुरुषों के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, साहू जी महाराज, मैं ईवी रामास्वामी नायकर पेरिया, ललन सिंह, जगदेव बाबू, तमाम महापुरुषों के प्रति, वीरांगना होलिका, वीरांगना झलकारी बाई, माता सावित्रीबाई फुले, उदा देवी, बहन फातिमा, सबके प्रति मैं एक साथ शीश नवा करके अपना आभार और अपनी कृतज्ञता समर्पित करता हूँ। इस सभा में बैठे हुए तमाम लोग अपने लोग हैं, न किसी जाति के लोग हैं और न किसी धर्म के लोग हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुश्किलें देखी हैं, जिन्होंने मुश्किलें सहा है और ये सभी इस उद्देश्य से यहाँ आकर के बैठे हैं कि हमारी मुश्किलों का समाधान कैसे निकाला जाए। हमें लगता है तो हम यहाँ बैठे तमाम लोगों को किसी जाति में नहीं बांध करके देखते हैं या किसी विशेष धर्म में बांध करके नहीं देखते हैं, लेकिन सभी के मन में एक विचार जरूर है। वो विचार अपनी आज़ादी का विचार है, अपनी बेहतरी का विचार है, अपने 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 को आगे लेकर के चलने का विचार है। और वो विचार उन महापुरुषों को समर्पित है जिन्होंने हमारे मुक्ति के लिए काम किया। आप जिन विद्वान वक्ताओं को आज सुन पाएंगे, उनमें से आप देख रहे हैं कि झारखंड का अम्बेडकर कहा जाने वाला एक ऐसा मार्गदाता डॉक्टर विजय कुमार तिसरण, जिन्होंने हमारे जैसे लोगों को पैदा किया, मैं कह सकता हूँ। यदि हम अपने विचारों से पहचाने नहीं जाते हैं तो मेरे होने का कोई मतलब है? डॉक्टर जन्मेजय होने का कोई मतलब नहीं है यदि मैं विषय वस्तु को, समस्याओं को, भारत को, अपने लोगों को समझ नहीं पाता हूं तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं अपने होने का मतलब इसलिए समझ पाता हूं या अपने होने का मतलब है कुछ, क्योंकि उनके द्वारा निर्देशित करने पर, उनके द्वारा दिशा दिखाने पर, उनके द्वारा बहुत कुछ बताने पर मैं ये समझने के काबिल हो चुका हूं कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे अपने लोगों का नेतृत्व करना है, कैसे अपने लोगों के सुख दुख में आगे आना है। ये बात की समझ मुझे कहाँ से आई? डॉक्टर विजय कुमार तिसरण जैसे लोगों के पकड़ करके, हाथ पकड़ करके समझाने, सिखाने, बताने, आगे चलाने के लिए प्रेरित करने से लेकर के आई। मैं डॉक्टर विजय कुमार तिसरण सर का आभार करता हूँ। साथ में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ बैठे एच.एल. दुसाद साहब, परिचय के मोहताज नहीं है। पहले मैं किताबों को महज कागज का टुकड़ा समझता था, जब तक किताबें मैंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ी नहीं थी। ये कार्यक्रम विशेष बहुत मायनों में है, लेकिन 2 मायने मेरे लिए बहुत खास हैं, क्योंकि पहले हम महापुरुषों के या तो स्मृति दिवस या उनके जन्म दिवस पर हम ऐसे आयोजन करते थे, लेकिन आज एक ऐतिहासिक घटना को लेकर के कार्यक्रम है, इसलिए मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक, अद्वितीय और विशेष कार्यक्रम है। और एक और वजह से विशेष कार्यक्रम है क्योंकि आज मैं आपके सामने कुछ बोलने के काबिल हूँ, आज मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, आज मैं क्रांतिकारी विषयों को लेकर के अपनी राय रख पाता हूँ। ये इसलिए संभव हो पाया कि एक दिन था 2010 का, जब किताब थी जो लिखा हुआ था एच.एल. दुसाद साहब की, और देने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर विजय कुमार तिसरण। इस मंच पर वो दोनों व्यक्ति विराजमान है जिन्होंने किताब लिखी और जिसने किताब दी। सिर्फ कुछ घंटे लगे उस किताब को पढ़ने में, कुछ घंटे, और कुछ घंटे उस किताब को पढ़ करके मेरी सोचने की दिशा पूरब से सीधा पश्चिम हो गई, अंधविश्वास और पाखंड से सीधे विज्ञानवाद की तरफ हो गई, असमानतावाद से सीधे समानतावाद की तरफ हो गई, भेदभाव से सीधे बराबरी की तरफ सोच हो गई। किताबों में ये ताकत होती है, किताबें इतनी ताकतवर होती है, ये मैं इनकी किताबें पढ़ करके याद कर पाया। उस किताब का नाम जानना चाहेंगे? भूमंडलीकरण के दौर में ब्राह्मणवाद। उससे पहले मैंने ब्राह्मणवाद शब्द नहीं सुना था। ये ब्राह्मणवाद क्या चीज है?
ब्राह्मणवाद शब्द का मतलब ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मणवाद शब्द सिर्फ असमानता का द्योतक है, सिर्फ दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने का द्योतक है। जब उस किताब को मैं पढ़ना शुरू किया तो बेचैनी बढ़ती गई, ब्राह्मणवाद को मैं समझने के काबिल बनता गया। और जब आखिर तक मैं किताब पढ़ पाया तो मैं समझ पाया कि बाप रे बाप, भारत के धरती पर असमानता किस प्रकार अपना विकराल रूप धारण किया और किस प्रकार आज हम असमानता के शिकार होकर के अपनी ताकत को भी जान नहीं पा रहे। किस प्रकार से असमानता के दौर में हम चलते हुए हम अपनी क्षमता को, अपने स्वाभिमान को, अपनी जरूरतों को भी भुला गए कि हमारे भी इस भारत को कोई जरूरत है। ये होती है किताबें। तो इस मामले में मैं दोनों शख्सियतों को, उपस्थिति को मैं ऐतिहासिक देखता हूँ। और बाकी आप देख रहे हैं हमारे नगर अध्यक्ष हमारे शशि कुमार जी हैं। ऐसे युवाओं को हमारे समाज को जरूरत है। ऐसे युवा यदि प्रतिबद्ध हो जाए, यदि हमारे युवा समर्पित हो जाए, यदि हमारे समाज की समस्याओं पर उनकी तीखी और पैनी नजर हो जाए तो हमारे समाज की समस्याओं को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए ऐसे युवाओं को एकत्रित होने की, संकल्पित होने की और प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। इसलिए इनका भी आभार करता हूं कि अपने व्यस्तम समय निकाल करके हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और एक ऐसी शख्सियत जो चिकित्सा विज्ञान से तो खुद है, डॉक्टर वीरेंद्र सर। जब मैं डाल्टनगंज में पहली दफा पहुंचा था तो उनका मार्गदर्शन मिला था, क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमारे समाज के लोग कैसे बिखरे हुए हैं, हमारे समाज के लोगों को चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से कैसे एकजुट करना है, ये सब कुछ डॉक्टर वीरेंद्र ने हमें सिखाया था। मैं ऋणी हूँ सर आपका। मैं बहुत नया बच्चा बनकर के वहाँ गया था, आपने मुझे पुराना बच्चा बना करके वहाँ डाल्टनगंज से मुझे भेजा था, जो आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। साथ में आप देख रहे हैं धनपत सर को। धनपत सर एक ऐसी आवाज है, बुलंद आवाज है, जो यहाँ बैठे तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है। एक छोटे से गांव में एक शिक्षक होकर के अपने बच्चों को इस धरती से निकाल करके विदेश की धरती पर पहचान बनाने की का नाम है धनपत सर। इनके बच्चे दुबई में हुंकार भर रहे, इनके बच्चे साउथ अफ्रीका में जाकर हुंकार भर रहे। ये सिर्फ एक शिक्षक के दम से नहीं हो सकता, ये सब क्रांतिकारी सोच के दम पर हो सकता है। और यहाँ बैठे तमाम जितने लोग हैं, जितने बहनें हैं, हमारे भाई हैं, युवा साथी हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सभी को इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि अपने बच्चों पे खून पसीना लगा करके उनको इंजीनियर बना करके अब क्रांति के राहों में धकेल दिया, अब क्रांति करने के लिए उनको भेज दिया। जाओ भारत की धरती से दूर जाकर के विदेश की धरती से हुंकार भरो और पूरे दुनिया के लोगों को ललकार करके कहो कि तुम सबको एक मंच पर आना है। ये तो काम कर रहे हैं हमारे इंजीनियर संजय जी। ऐसे पिता के नाम पर, ऐसे पिता के प्रतीक के तौर पर मैं धनपत सर का बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में सुषमा बहन बैठी हैं, विकास जी बैठे हैं और बाकी हमारे मिशन गायिका बहन बैठी हैं, तमाम हमारी शिक्षिका बैठी हैं। ये सभी बहुत सम्मान के पात्र हैं। सभी अपने अपने तरीके से जो बहुजनों की जो आवाज़ है उसको बुलंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सब इतने सबल सक्षम हो रहे हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। ये आज का विषय वाकई में बहुत ऐतिहासिक, अनूठा, नया, अलग सा है। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे लिए कार्यक्रम पहले बहुत आसान होते थे, क्योंकि हम पहले से बहुजन महापुरुषों के बारे में, उनके जीवन संघर्षों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनके उद्देश्यों के बारे में पढ़ करके आते थे और हम यहाँ बातचीत करते थे। हम यहाँ संकल्प लेकर के जाते थे कि हम आज से बाबा साहब के हम जो है अनुयायी बनेंगे। आज हम तथागत बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। आज हम वीर रामा स्वामी परिवार के संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे। आज हम माता सावित्रीबाई फुले और आज हम ज्योतिबा फुले के विचारों को अपने जेहन में बैठा करके हम आज़ाद भारत में अपनी भूमिका तय करेंगे। ऐसा हम लोग सोच करके जाते थे। आज जो ये कहानी है, बड़ा जुदा सा कहानी, बड़ा अद्भुत और अलग सी कहानी है, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों से कुरेद कर लाई हुई कहानी है। और ये कहानी इतनी बड़ी है, इतनी जरूरी है, इतनी महत्वपूर्ण है। इसी बात की समझ को बहुत बारीकी से बनाने के लिए आज सब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं अकेला और आप नहीं, कई विद्वान वक्ताओं को हम लोग पकड़ करके लेकर के आए हैं। लखनऊ की धरती से लेकर के आए हैं, डाल्टनगंज से लेकर के आए हैं, उधर भवनाथपुर टाउनशिप से बहुत व्यस्तताओं के बावजूद सबको निकाल करके लेके आ रहे हैं। ये जो विषय है इतना जरूरी, इतना बड़ा, इतना व्यापक है कि इस विषय की समझ बनाने के लिए आपको न्यूट्रल होकर के, आप सबको बहुत फोकस्ड होकर के, आप सबको बहुत समर्पित होकर के इस विषय का होकर के आप सबको सुनने की जरूरत है। ये महज कार्यक्रम नहीं है, ये महज विचार गोष्ठी नहीं है, ये आगाज है उस इतिहास को समझने की, उस इतिहास को पढ़ने की, उन बातों को पुनरावृत्ति की जिनकी हमारे पूर्वजों ने बहुत शिद्दत और शौर्य के साथ उसका आगाज किया था। बात यही से शुरू होती है, प्रथम शौर्य दिवस। क्या वाकई में प्रथम है? क्या वाकई में इस प्रथम से हमें कुछ सीखना है और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय बनाने की जरूरत है? इस बात का ही विचार मंथन यहाँ पर है। विषय
सुन के पढ़ के बड़ा असहज लगता है। जब स्वयं को कोई जब स्वयं से जय करता है तो उसको पराजय नहीं कहते हैं, वो अद्वितीय जीत होती है, अद्वितीय विषय होता है। इसका संदर्भ क्या है? किस स्वयं ने खुद स्वयं पर विजय पाया था? वो स्वयं कौन है और वो अपने को पराजित करने वाले कौन थे और अपना क्या था? इन बातों की समझ बनाने के लिए इस विषय को बहुत बारीकी बहुत गंभीरता से सुनने और समझने की जरूरत है। ये स्वयं भी हम ही थे जो इस हॉल में बैठे हैं, वो स्वयं भी हम ही थे जो अपने को हराए थे, वो स्वयं भी हम ही थे जो इस धरती पर हम जन्मे थे, वो स्वयं भी हम ही हैं जो इस धरती के जल जंगल जमीन के रक्षक हैं, उसके अवतार हैं, उसके मालिक हैं, उसके हिस्सेदार हैं। और ये विषय उसी के आसपास में घूमता है कि हम कौन है, हमारा क्या है और हम क्यों ऐसे बिखरे बिखरे हैं। इसी बात की बहुत करीबी, बहुत बारीकी, बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से समझ बनाने का ये विषय है। हम कौन थे, स्वयं कौन थे। तो स्वयं को जब स्वयं से खतरा हो जाए, स्वयं जब खुद के लिए स्वयं न रह जाए तो स्वयं पर विजय पाना पड़ता है। कहने को हम भारतीय थे लेकिन हम स्वयं थे नहीं, क्योंकि हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं था। हम अपने हिसाब से बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, खा नहीं सकते, वस्त्र पहन नहीं सकते, अपने हिसाब से चल नहीं सकते। तो फिर क्या स्वयं था? क्या स्वयं? हम तो वैदिक आरक्षण के गुलाम लोग थे। आज हम भले 1947 के बाद आजाद महसूस कर रहे हैं, लेकिन भारत की धरती पर कोने कोने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां ये महसूस करना पड़ता है कि शायद अभी भी हम स्वयं नहीं हैं, कहीं भी हम आजाद नहीं हैं, अभी भी हम संविधान के दम पर मिले हुए अधिकारों का भरपूर उपयोग नहीं कर रहे, अभी हम बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए सक्षम बने नहीं बैठे हैं, अभी भी हम ज्योतिबा फुले को अभी भी हम समझ नहीं पाए हैं, अभी भी हम सावित्री और अभी भी फातिमा को हम समझने के कारगर नहीं बने हैं, अभी भी हम साहू जी महाराज के द्वारा शुरुआत किया हुआ वो आरक्षण, वो प्रतिनिधित्व, अभी भी उसको हम लेने झपटने के फेर में या हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। उसी बात को के तरफ ये इंगित करता है। बात बहुत सीधा सीधा है। आज किसी महापुरुष के जन्म जयंती न होकर के एक बड़े से समाज की, एक बड़े से समुदाय की हम कहेंगे बहुजन के उस कालखंड की चर्चा करेंगे जिसने अपने शौर्य के दम पर हमारे गुलामी के बंधनों को तोड़कर फेंकना प्रारंभ किया था। उसी का नाम है प्रथम शौर्य दिवस, जिसे हम पलासी के युद्ध के रूप में जानते हैं। आप सब जानना नहीं चाहेंगे क्या हुआ था पलासी के युद्ध? अरे किस युद्ध में नहीं गोलियां चलती है, किस युद्ध में तीर कमान नहीं चलते हैं, लेकिन इस युद्ध में गुलामी के बंधनों को तार तार किया गया था। इसलिए ये युद्ध बहुत अद्वितीय और बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही निराला था। अंग्रेज भी हमारे लिए विदेशी, आर्य भी हमारे लिए विदेशी, लेकिन एक ने हमें वादा किया कि हजारों साल से तुम जो ये वैदिक आरक्षण के चलते तुम्हारे गले में टहरी, तुम्हारे गले में मटकी और तुम्हारी आजादी जो छिन गई है, यदि तुमने मुझे साथ दिया तो तुम्हारे गुलामी को मैं उखाड़ कर फेंकने में तुम्हें मदद करूंगा। और एक क्या कहता था? तुम जहां हो वही हो। एक ने कहा कि तुम्हारे गुलामी को उखाड़ कर फेंकेंगे, दूसरा ने कहा कि तुम यही डिजर्व करते हो, यही गुलामी तुम्हारी है, इसी को लेकर तुम्हें चलना पड़ेगा। यदि दोनों विदेशी हों, दो बातें निकल कर सामने आ गई तो हम किसके साथ जाएंगे? स्वाभाविक तौर पर हम उनके साथ जाएंगे जो हमारे गुलामी को, बंधनों को उखाड़ कर फेंकने के लिए हमारे साथ खड़ा होगा। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि जब बातें निकल करके आती है कि हमने भारत के में रहते हुए भारत के लोगों के साथ लड़ाई किया, कई लोग कहते हैं हमने अंग्रेजों के साथ दिया, इसमें हम बहुत खराब थे। हमने उनका भी साथ दिया जो 3000 वर्षों से हमारा दमन, शोषण, पीड़न सब कुछ किया, हमें हमारा नहीं रहने दिया, हमें नहीं रहने दिया, हमारी अस्मिता को तार तार किया, हमारी आजादी को खंडित किया, हमारे शिक्षा का दमन किया, हमारे भोजन और हमारे निर्भीकता पर उन्होंने चट्टान दबा दिया। वो लोग थे आर्य, वो तमाम लोग थे जो हमारे खिलाफत करने वाले लोग थे, वो हमें झूठ में फंसा करके रखे। उनसे तो बेहतर था कि अंग्रेजों ने अपने वादे पर कायम रखा अपने आप को। उससे बेहतर तो वो लोग थे जिन्होंने वादा किया कि तुम्हारे हजारों साल की गुलामी को उखाड़ फेंकने में तुम्हारा मदद करेंगे। और मैं कहता हूं कि कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग इस बात से अस्वीकार नहीं करेगा। अंग्रेजों ने जो वादा किया था उस वादे पर मुकरते हुए बहुजनों के मुक्ति का रास्ता प्रशस्त किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आजादी के क्षेत्र में, चाहे हमारे स्वाभिमान के लिए तमाम प्रकार के नियम कानून उन्होंने कलमबद्ध करके दिए, चाहे वो संविधान के मार्ग से ही क्यों ना हो, और हमारी आजादी सुनिश्चित होकर के आ पाई। लेकिन जितने आर्य थे, जितने विदेशी थे, उन्होंने लाख दावे किए, लाख वादे किए, एक भी वादा सच्चा नहीं रहा। हमारी बहनों के बारे में, हमारे बुजुर्गों के बारे में, हमारे अधिकारियों के बारे में, हमारे अस्मिता के बारे में उनका हर वादा झूठा निकला। ऐसे मगार झूठों को नकारने के लिए जरूरी था अंग्रेजों का साथ देना, और हमने वही तो किया। उसी का नाम है प्रथम शौर्य दिवस, आजादी की पहली लड़ाई।
दूसरे हम लोग बोलते हैं भीमा कोरेगांव 1818 1 जनवरी, और ये लड़ाई थी 23 जून 1757। क्या नजारा रहा होगा जब हमारे 2000 सैनिक 50,000 सैनिकों का सामना कर रहे होंगे। ये वैसा ही होगा जैसे हम अकेले आप सबके सामने बोल रहे हैं, आपसे विचार मंथन कर रहे होंगे, एक एक लोग हजारों से भिड़ रहे होंगे। वो क्या अद्भुत नजारा रहा होगा। क्या वो नजारा शौर्य का नजारा नहीं होगा? क्या वो नजारा अपने गुलामी को तोड़ फेंकने के लिए तत्परता का नजारा नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। उसी नजारे की कल्पना करके उद्वेलित और आंदोलित होने का दिवस है शौर्य दिवस। 23 तारीख को सोमवार मंगल बुध था। हम पढ़ाने में, हम कर्मचारी हैं कार्यालय में, हम सभी जगह व्यस्त रहते हैं। हम इतवार का इंतजार करते हैं। इतवार भी आ गया, आज इतवार भी आ गया, आज खाली दिन भी आ गया, फिर भी लोगों को पहुंचने में, जुड़ने में, जुटने में, एकत्रित होने में घंटों लग रहे हैं। घंटों लगेंगे यदि आप बैठने में तो पलासी युद्ध को समझ नहीं पाएंगे। और वहां 2 घंटे में, महज 2 घंटे में 50,000 सैनिकों को धूल चटा दिया था हमारे 2000 से 2200 सैनिकों ने। क्यों? तत्परता के दम पर, संकल्प के दम पर, एकजुटता के दम पर, और अपनी गुलामी को समझ करके गुलामी से मुक्त होने के उस एहसास के दम पर। और हम किस एहसास में जी रहे हैं? आजादी गुजरे हुए पर 75 वर्ष हो गए, संविधान गिरे हुए 72 वर्ष हो गए, और अभी हम न जाने कौन से एहसास में गुजर रहे हैं, न जाने हम कौन से ख्याल और कौन से ख्वाब में जी रहे हैं, जो हम एकत्रित भी नहीं हो सकते कुछ घंटों में, हम एकजुट भी नहीं हो सकते कुछ घंटों में। हमारी समझ को फिर से एक नया आयाम मिलने की आवश्यकता है साथियों। माताएं बहनें, मेरी हुंकार, मेरी आवाज, मेरी तीखी तेज, मेरी अदाएं देख करके आपको लगता होगा गड़बड़ा गया है। मैं गड़बड़ा नहीं हूं, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं। क्योंकि जितनी पीड़ा मैं झेल रहा हूं, जितनी दुख दर्द, जितने दमन मैं अपने लोगों को झेलता हुआ देख रहा हूं, ये आवाज जो निकल रही है, इस आवाज में और कई लाख गुना तेज होनी चाहिए। और मैं ही अकेला क्यों तेज और आवाज निकल गया हूं? मैं तमाम इस सभा में बैठे हुए तमाम जितने भी बहुजन जितने युवक हैं, युवतियां हैं, सबके अंदर तेज देखना चाहता हूं, सबके अंदर हुंकार देखना चाहता हूं। और इस हुंकार में कमी कहाँ रह जाती है? आपके प्रभुओं ने भी दमन झेले हैं, चाहे आप किसी भी जाति से रहिए, क्योंकि आप शूद्र हैं, आप आज भी शूद्र हैं। हमें शूद्र होने से परहेज नहीं है। शूद्र होकर के आजादी मिलने के बाद आजादी महसूस करने से परहेज है, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी जाति में रहे, उससे हमको ज्यादा परहेज रहे, तो उससे ज्यादा मुश्किल हमारी ये है कि हमें संविधान मिले हुए 72 साल हो गए, लेकिन संविधान का इल्म नहीं, संविधान का हमें आज एहसास नहीं, संविधान की आज हमें जरूरत नहीं, संविधान की सुरक्षा का हमें आभास नहीं। ये हमारे दुख का कारण है, हमारी इस तेज का कारण है, हमारी इस पीड़ा का कारण है। ये पीड़ा मैं चाहता हूं कि सभी युवा साथी, सभी माताएं, सभी बहनें, आप सभी युवा सभी साझा करें, बहुत गंभीर होकर के, चिंतन मग्न होकर के इस विषय को समझने की साझा करें। जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की, ये जो पलासी के युग है, जो आज पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जब अंग्रेजों की बात होगी कहाँ पर पांव जमाया जाए, तो अंग्रेजों ने बंगाल को अपना क्षेत्र बनाया कि बंगाल में वहीं से अपनी शुरुआत करते हैं। तो अंग्रेज बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत अध्ययनशील थे, बड़ी बारीकी से अध्ययन करते थे कि हमारे जीवन के रास्ते में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छाइयां हैं, किसको अपने साथ मिलाना है, किसको साथ हटाना है, किसको अलग करना है। ये अंग्रेज बहुत अच्छे से समझते थे, क्योंकि मुट्ठी भर अंग्रेज, इंग्लैंड एक छोटा सा देश जो बिहार और उसकी आबादी है, बिहार में उसका क्षेत्रफल है, पूरी दुनिया को उसने जो अपने मुट्ठी में बंद कर दिया। क्यों? अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में पड़ करके नहीं, सूझबूझ और समझ के दम पर भारत जैसे विशाल देश को अंग्रेजों ने कुछ दिनों में समझ लिया कि यहाँ की मुश्किलें क्या है, यहाँ के लोग कौन हमारे साथ आ सकते हैं, कौन लोग बिखरे हुए हैं, कौन लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं। इन्हीं सब अध्ययनों के दम पर अंग्रेजों ने बात को समझ लिया कि भारत की धरती पर एक ऐसा बलिष्ठ कौम है जिसे महार कहते हैं, जिसे दुसाध कहते हैं। इन दुसाधों की असीम क्षमताएं हैं, इनकी क्षमताओं का यदि हमने उपयोग यदि कर लिया तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अंग्रेज बहुत चालाक, बहुत चतुर, बहुत ही संपन्न और समझदार लोग थे। वही समझदारी अंग्रेजों से हमें सीखने की जरूरत है, जो मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत जैसे कई देशों पर कब्जा जमा कर रखा। चीन जो आज दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा देश होने का, पूरी बड़ी आबादी होने वाला देश करता है, टेक्नोलॉजी के दम पर कहां से कहां चीन पहुंच गया। उस चीन को भी अंग्रेजों ने अपने मुट्ठी में लिया। उनके साधन संसाधनों का उपयोग करके अंग्रेजों ने अपना सूरज जो है कि आसमान पर बुलंद किया। ये चीज हमें अंग्रेजों से सीखने की आवश्यकता है। अंग्रेजों ने हमारे ही सैनिकों को, हमारे ही भारत के मिट्टी पर जन्मे भाइयों को उनके शौर्य और उनकी साहस को पहचान करके अंग्रेजों ने पलासी के युद्ध में उनका साथ लिया। और सिरा चुदौरा के सैनिकों को जो 50,000 थे, उसमें घुड़सवार भी थे, हाथी वाले भी थे और पैदल चलने वाले भी हजारों की संख्या में थे। उन सबको धूल चटाया। और हमारे लोगों के क्या मन में भाव था? क्या उनको लगता था कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, क्या हमको जो है कि कोई गद्दी मिल जाएगी? उनके मन में एक भाव था जो अंग्रेजों ने उनके अंदर पैदा किया था। वो भाव यही था कि ये वही लोग हैं जो हजारों साल से तुम्हारे देश पर राज कर रहे हैं,
तुम्हारे सत्ता पर काबिज है, लेकिन तुम्हारी दारुण दशा को मिटाने की कोई मंशा नहीं, कोई इरादा नहीं है। इनको अभी ही निकाल कर फेंकना पड़ेगा। और यदि तुमने मुझे साथ दिया और मैं यहाँ यदि आ गया भारत में, तो तुम सबके मुक्ति का मैं मार्ग प्रशस्त करूंगा। और मुझे गौरव है कि अंग्रेजों ने जो कहा वो साबित करके दिखाया। आज हम पढ़ लिख कर पाए, आज हमें मुक्ति मिल सकी, आज हम सती प्रथा जैसे कुरीतियों से हम दूर जा सके, आज विधवा विवाह बाल विवाह जैसी चीजें हो सकी, आज दलितों के पहले बच्चे को गंगा में बहा दिया जाता था, उसके खिलाफ भी आज कानून बन पाया। आज नंगेली जैसी लोगों को स्तन काट करके अपना स्तन दक्ष छुपाना पड़ता था, ऐसे कानून के खिलाफ भी यदि कोई कानून बन सका तो अंग्रेजों की दूरदर्शिता उनके साहस के दम पर पूर्ण हो सका। लॉर्ड मैकाले का नाम सबने सुना होगा। मनु ने हमें गुलामी दी, मैकाले ने हमें अंग्रेजी शिक्षा दी, मैकाले ने हमें विज्ञान दिया, मैकाले ने हमें साहस दिया, मैकाले ने हमें सब कुछ दिया जो जरूरी है शिक्षित बनकर के अपनी आजादी पाने के लिए। डॉक्टर विजय कुमार तिरसरन सरकार की लिखी हुई बहुत अद्भुत किताब है मैकाले बना मनु। अरे मनु ने क्या दिया? वैदिक आरक्षण दिया। मनु ने क्या दिया? गुलामी दिया। मनु ने क्या दिया? हीनता का भाव दिया। मनु ने क्या दिया? हमें मरे हुए जानवरों का भक्षण करने का तो अधिकार दिया। हम सब क्या करें? मृत जानवरों का भक्षण करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, हम गले में हांडी पहनेंगे, कमर में झाड़ू बांधेंगे। ये दिया मनु ने। मनु ने हमारे बहनों को चौखट के अंदर बंद कर दिया, घूमने दे दिया, अशिक्षा दे दिया। ये दिया मनु ने। और मैकाले ने क्या दिया? मैकाले अंग्रेज था, उसने वादा निभाया, उसने शिक्षा दिया, विज्ञान दिया, संस्कार दिया, हमें आजादी दी। मुझे गौरव है कि ऐसे लोगों का साथ हमें मिला, मैकाले जैसे लोगों का, जो अंग्रेज होते हुए भी, भारत के धरती से बाहर के लोग होते हुए भी इस पीड़ा को समझ पाए कि यहाँ लाखों करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको मुक्ति की जरूरत है, जिनको शिक्षा की जरूरत है, जिनको रोटी की जरूरत है, जिनको अधिकारों की जरूरत है, जिनको मान सम्मान और उसकी सुविधा की जरूरत है। अंग्रेज लोगों को समझ में आ गया, वो टीकी वाले लोगों को समझ में नहीं आया, जो वैदिक आरक्षण देकर के बड़े बड़े महल अटारियां सजा के बैठे हुए थे, लाखों करोड़ अकुत दौलत जो है मंदिरों में छुपा कर बैठे हुए थे। आजादी के 70 साल गुजरने के बाद मंदिरों का तहखाना खुलता है तो 3 लाख करोड़ की संपत्ति निकलती है। ये है वैदिक आरक्षण, ये मनु ने दिया। और आजादी के 75 साल के बाद आज हमारे लोगों को थूक के चटवाया जाता है, हमारे लोगों का अस्मिता तार तार किया जाता है, हमारे लोगों को मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है, हमारे लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए एक नई शुरुआत की जाती है। ये है मनु की देन। हमें मनु के विचारों से दूर जाकर के प्रथम शौर्य दिवस का एहसास करना है। अंग्रेजों के दी हुई जो तरकीब थी, दी हुई जो ऊर्जा थी, दी हुई जो संसाधन थे, उसको एकजुट होकर के उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके हुंकार भरने की आवश्यकता है। हम सबको बाबा साहेब फुले पेरियार को समझने की आवश्यकता है, तब इस विषय को समझ पाएंगे। तो आज जो हमारी आजादी है, आज जो हमारी हिस्सेदारी है, आज जो हमारी शिक्षा है, इसकी शुरुआत ही मैं कहूंगा कि पलासी के युद्ध से होती है। क्योंकि हम आज जो भी सक्षम है, सबल है, अधिकार संपन्न है, ये सब कुछ वहीं से हुआ। मुझे पूरा विश्वास है और आपकी भी सहमति इस बात से होगी कि यदि अंग्रेज भारत में नहीं आए होते तो ये जो गुलामी की दास्ता है जो 3000 साल से लोग झेल रहे थे, ये और अभी चलता 2-4 हजार साल तक। ये तो एक ऐसा अवसर आया, एक ऐसी घटना हुई जिसे हम प्रथम शौर्य दिवस के रूप में देखते हैं, जिसने तमाम गुलामी के बंधनों को तो तोड़ फेंका, हमें नई चेतना से भर दिया, नई दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर दिया। पलासी का युद्ध इस मामले में बहुत ऐतिहासिक, बहुत अद्वितीय और बहुत विशेष, बहुत अनूठा है मेरे साथियों। और लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। एक बार जरा हाथों में बैठाइए कि आप यहाँ आने से पहले इसमें से कितने लोगों ने पलासी युद्ध के बारे में पढ़ा था? जरा हाथ उठाइए। आप में से कितने लोगों ने पलासी युद्ध के बारे में विशेष तौर पर पढ़ा था और उससे जुड़ी जानकारियां आपने इकट्ठा की थी? इसमें बुरा मानना नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैं आते रास्ता में बहुत सारी बातें पढ़ी। तो ये है हमारी स्थिति, हम आते जाते पढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत तब करो, आते जाते खाते पीते पढ़ने लिखने के लिए और अपने इतिहास के समय पहुंचने के लिए। कोई बुराई नहीं है, कल तक नहीं पढ़ा तो आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू करो अपने इतिहास के समझ जाने की, अपने इतिहास को समझने की, अपने इतिहास के बारे में अपनी जो सोच है उसको बदलने की। जो इतिहास किताबों में लिखा है वो सब सच नहीं है। कई बार इतिहास दबा दी गई है, कई बार हमारे इतिहासों को उसने छोड़ा नहीं गया, कई बार इतिहासों पर मैल दबा दिया गया, कई बार इतिहासों पर पर्दा जमा दिया गया ताकि हम पढ़ न सके, समझ न सके। पलासी के युद्ध को कई तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। बाबा साहेब शायद अपने राइटिंग एंड स्पीचेस में पलासी युद्ध का यदि चर्चा नहीं किए होते कि महारों की तरह भी एक कौम है जिसे दुसाद कहते हैं, उस दुसाद कौम में इतना शौर्य है जो हमारा साथ देकर के जिताया। और सिर्फ अंग्रेजों की बातों को बाबा साहेब ने देश के विश्वास जैसे बंगाल के विद्वानों ने भी लिखा है
और मार्क्स जैसे लोगों ने, कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने भी अंग्रेजों के बारे में लिखा है कि भारत में अंग्रेजों ने जब इंट्रूजन किया तो वहां एक ऐसी कौम थी जिसे हजारों साल से सताया गया, वो लोग उसका साथ दिया। तो ये इतिहास तो हमको पता नहीं, हमको इतिहास ऐसा ही पता है कि सिराजुद्दौला का एक बहुत करीबी था, अंग्रेजों के साथ मिल गया और बिना मारकाट हुए युद्ध हुए जो है कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 5 लाइन में हमारा इतिहास खत्म। हमारी इतिहास 5 लाइन की नहीं है, हमारी इतिहास 5000 से भी ज्यादा वर्षों की है। जो हमारा था, हमारी हुकूमत थी, हमारी सत्ता थी, हमारी ये धरती थी, हमारी अपनी संस्कृति थी, जिसे हम श्रमण संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ये तो हमारी दुर्बलता है, हमारी कमजोरी है कि हम अपने इतिहास को 5 लाइन में ही पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने इतिहास की समझ बनाने पे आ जाए तो दिन रात खत्म हो जाएगा। और उसी इतिहास की समझ बनाने के लिए हमने ये प्रथम शौर्य दिवस रखा है। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत सारा बात छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत बातें और कहने के लिए रह गई थी, लेकिन जिन वक्ताओं को सुनने के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं, जिनके बातों से, जिनके शब्दों से, जिनके लेखन से, जिनके किताबों से मेरे जैसे हजारों लाखों युवाओं के मन में वो अंगार पैदा होता है, मैं जानता हूँ। आज मैं राकेश जी को, आज मैं गोपाल जी को, आज मैं गणेश जी को, आज मैं विकास जी को, आज मैं शशि जी को जब अपने साथ बैठता देखता हूँ, आज मैं जब नेतृत्व करते हुए संतोष जी को, आज मैं बीके रंजन जी को, आज मैं बाकी तमाम युवाओं को देखता हूँ, तो मन में गौरव होता है कि ये चलन, ये जो कोशिश थी, ये जो शुरुआत थी, जो डॉक्टर विजय कुमार तिसरण सर ने आज से 20 साल पहले शुरू की थी, वो जो है कि फलीभूत हो रहा है, उसमें फल लग रहे हैं। इसलिए इस फल को चख करके नए पेड़ लगाने के लिए संकल्पित होने की आवश्यकता है। आप पहले से धनपत सर को सुनते रहे, विजय कुशवाहा सर को सुनते रहे, तमाम वक्ताओं की बातें आप सब सुनते रहे हैं। अब बात सुनने तक नहीं रहनी चाहिए। अब बात सिर्फ सुन करके अपने पॉकेट में लेके घर जाने की नहीं है। बात आज यहाँ सुन करके, समझ करके और एक अलग तरह की सोच बना करके घर जा करके नई दौड़ लगाने की होनी चाहिए, नई चेतना लगाने के लिए होनी चाहिए, नए लोगों को इस दौड़ में शामिल कराने की होनी चाहिए। यदि आज आप वैचारिकी के दम पर, आज यदि समझ के दम पर आज आप यहाँ से तैयार होकर जाते हैं कि आज 1000 की संख्या में आया हो, 10,000 लोगों को अपनी बातें समझा पाऊंगा, प्रथम शौर्य दिवस का मैंने समझा करके जाऊंगा, हमारे मुक्ति का पहला संग्राम कौन था, इस संग्राम के बारे में लोगों को समझाने में काबिल हो जाऊंगा, तब इस सभा में बैठने का कोई मतलब है। अन्यथा ये सभा भी उसी प्रकार के हरि कीर्तन की तरह होगा, उसी श्याम कीर्तन की तरह होगा, उसी भजन कीर्तन की तरह होगा, जहां लोग आते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तालियां बजा के जाते हैं। ये तालियां बजाने वाला कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम अपने कानों के पर्दे को झकझोरने वाला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम अपने दिल में तूफान उठाने वाला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो चीजें हम समझ नहीं पाए उसको समझने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम उस इतिहास के पन्नों से गर्दा हटाने का कार्यक्रम है जिसके बारे में आज तक हम सोच नहीं पाते थे। ये कार्यक्रम महापुरुषों के करीब और समीप जाने का कार्यक्रम है जिनसे आज तक हम दूरियां बना करके रखे हैं। मैं कुछ सवाल छोड़ करके अपने वाणी पर विराम देना चाहूंगा। जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, जल जंगल और जमीन के 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूं, जगदेव बाबू को समझ में आता था कि 90 क्या चीज होता है और हमारे लोग ऐसे कार्यक्रमों में भी जाति खोजे, दुसाध जाति, महार जाति, कुशवाहा जाति। जगदेव बाबू को 100 में 90 शोषित है, 90 कौन है ये समझ में आता था, लेकिन जगदेव बाबू को अपना कहने वाले लोग, उनको अपने कौम का कहने वाले लोग 90 का मतलब नहीं समझ पाए कि 90 कौन है। युवा साथियों, यदि आप 90 नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे आयोजनों का कोई मतलब नहीं, ऐसे इतिहास के पन्नों को पढ़ने समेटने उनसे गर्दा हटाने का कोई मतलब, भारत के धरती पर अपने हिस्सेदारी का दावा ठोकने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जगदेव बाबू ने 90 की बात की थी क्योंकि 90 का ये देश है, ये भारत है, ये अस्मिता है, ये आजादी है, किसी एक जाति का नहीं है। पेरियार ने स्वाभिमान की रैली निकाली। क्या पेरियार ने सिर्फ गडेरी जाति को निकाला था? पेरियार गडेरी समाज से आते हैं। पेरियार की जो क्रांति थी, पेरियार की जो लड़ाई थी, पेरियार की जो वैचारिकी थी, क्या वो गडेरियों के लिए था? क्या वो चाहते थे गडेरी भेड़ में चलाए? क्या ऐसा चाहते थे? पेरियार ने स्वाभिमान यात्रा निकाली, उन सब के लिए निकाली जो भारत की धरती पर बसते हैं, उन सब के लिए जो हजारों साल से गुलामी झेल रहे थे, उन सब के लिए जो अशिक्षित थे, उन सब के लिए जो अज्ञानता के अंधेरे में गिरे हुए थे। पेरियार ने उनके लिए आजादी की लड़ाई लड़ी। और ज्योतिबा फुले ने शिक्षा भी नीति गई, नीति भी मती भी गति गई और एक गति के बिना शूद्रों का विनाश हुआ, आर्थिक रूप से कमजोर हुए। ज्योतिबा फुले ने क्या मालाकारों के लिए उन्होंने ये युक्ति दी थी, ये मंत्र दिया था, वो आंदोलन किया था, और वो जो है कि सामाजिक क्रांति का रूप बने थे। अरे नारे भैया, वो बहुजनों के लिए, वो भारत को तमाम 90% लोगों के मुक्ति का मार्ग खोज रहे थे।
जिनको हजारों साल से गुलामी का स्वाद चखाया जा रहा था, लो चखो चखो चखो, तो क्यों नहीं सीखते हैं हमसे? क्यों नहीं हम सीखते हैं साहू जी महाराज से, जिन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी? क्या उन्होंने कुर्मी जाति के लिए किया था? क्या उन्होंने पासवान समाज दुसाध के लिए किया था? उन्होंने बहुजन समाज के लिए किया था, उन्होंने शूद्रों के लिए किया था। क्योंकि उस दौर में उनकी एक बड़ी समझ थी, व्यापक समझ थी कि ये तमाम लोग 20 साल का राजा बनता है और अपने लोगों को बोलता है ये तमाम लोग जो वंचित हैं, उसमें जाति नहीं आता है, तमाम लोग आते हैं, तमाम वो कौम आते हैं जिन्होंने आज़ादी कभी देखी नहीं, जिन्होंने सिर्फ मुश्किलें देखी, दमन और शोषण देखा, जिन्होंने वैदिक आरक्षण का दर्द झेला। उसके लिए साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण दिया था। हम ये बात समझने में विफल कैसे हो जाते हैं, असफलता हमें हाथ कैसे लगती है? इन्हीं सब बातों के समझ का नाम है प्रथम संग्राम दिवस है, प्रथम शौर्य दिवस, जिसे परासी की युद्ध कहते हैं। और ये इसलिए भी खास है कि 1757 में ये यदि युद्ध नहीं हुआ होता तो भीमा कोरे गांव में हमने जो आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी, जो शौर्य दिवस की दूसरी हुंकार हमारे कौम ने, हमारे लोगों ने भरी, वो कैसे होता? हम पेशवाओं के गुलामी खटते रहते, गले में हांडी और कमर में झाड़ू बना के घूमते रहते। ये शौर्य जो द्वितीय शौर्य था, द्वितीय संग्राम था, प्रथम संग्राम से इंस्पिरेशन लेकर के, प्रेरणा लेकर के आया था कि जब पासवान जाति के लोगों ने अंग्रेजों का साथ देकर के जब गुलामी के बंदरों को मुक्त किया तो और बचे खुची हुई गुलामी को क्यों न उखाड़ फेंका जाए। तो 1818 में जाकर के भीमा कोरे गांव पर युद्ध होता है और 500 महार जातियों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं तो कहूंगा कि महार न कहकर मैं कहूंगा बहुजनों ने, द्रविड़ों ने, भारतीयों ने, मूल निवासियों ने, ऐसा क्यों नहीं कहे, महार क्यों कहे? बाबा साहब ने महार कहकर इसलिए संबोधित किया कि महार भी मूल निवासी है, एक विशेष जगह में रहते हैं। उनके शौर्य का पराकाष्ठा पूरे दुनिया ने देखा, अंग्रेजों ने देखा, भारत ने देखा और पेशवाओं ने तो खूब देखा, क्योंकि पेशवाओं की साखें उखड़ गई, पेशवाओं की जो दूती थी वो बंद हो गई। तो पेशवाओं ने तो खूब महसूस किया कि बहुत कमर में झाड़ू और गले में घंटा बंधवाया था, आज ये सब कुछ इन पेशवाओं के दम, ये जो महारों के शौर्य के दम पर हुआ। तो द्वितीय शौर्य दिवस का आगाज, यह इंस्पिरेशन, यही प्रथम शौर्य दिवस से होता है, जिसे हम पलासी का युद्ध कहते हैं। तो इस युद्ध की बारीकियों को और ज्यादा समझाएंगे, लेकिन मेरे लिए समझ इतनी है कि यह महज युद्ध नहीं, हमारी आजादी का स्वतंत्रता संग्राम था, हमारे शौर्य का आगाज था, हमारे स्वाभिमान के लिए एक नई चेतना थी, नई ऊर्जा थी। और इस युद्ध को भी अपना युद्ध नहीं समझ पाए, इस युद्ध को भी यदि पासवानों का युद्ध समझ लिया, जैसे भीमा कोरे गांव को महारों का युद्ध कहके हम सब उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो फिर हमारी समझ का, हमारे भारतीयता का, हमारे मूल निवासी होने का, बहुजनवादी होने का, संविधानवादी होने का, समतावादी होने का और अम्बेडकरवादी होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब तब निकलता है जब इन चीजों को हम समझ पाते हैं। तो मैं विषय के तौर पर यही कहूंगा कि ये विषय नहीं आंदोलन है, ये विषय नहीं क्रांति है, ये विषय नहीं हुंकार है, ये विषय नहीं समझ है, ये विषय नहीं प्रतिज्ञा है, ये विषय नहीं हमारी आजादी की आज से लड़ाई का एक नई शुरुआत है। इस विषय पर महान वक्ताओं को हम सुनेंगे, विद्वान वक्ताओं को सुनेंगे और उनके निर्देशन में फिर आगे की लड़ाई, आगे की चेतना, आगे की जागृति, आगे के आंदोलन हम सब लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं वक्त के दायरे से निकल करके मैं आगे बढ़ गया। कहते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं तो कई लोग जो है कि वक्त के ढांचे में ढल जाते हैं, जब मुश्किलें आती हैं तो कई लोग जो है वक्त के ढांचे में ढल जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी लड़ाई से वक्त के ढांचे ही बदल जाते हैं। और हमारे पास ऐसे ढांचे बदलने वाले लोगों की लंबी फहरिस्त है। हम अपने आसपास में ढूंढे तो, इतिहास में ढूंढे तो, देश में ढूंढे तो, घर में ढूंढे तो, ऐसे ही ढांचे बदलने वालों में हमारी बहनें हैं, वीरांगनाएं हैं। झलकारी बाई, उमा देवी, सावित्रीबाई फुले, महात्मा सेठ थे। आज हमारी बहनों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करके अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। आप कम संख्या में काहे आते हैं? आप 50% है, बराबर है, कंधे से कंधे मिला करके चलने का आप वादा अपने आप से करते हैं, फिर आपकी संख्या इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है? क्या ये पुरुष उसके लिए जिम्मेवार है? क्या ये हमारे भाई बंधु, हमारे युवा साथी, हमारे पिता, हमारे चाचा ये आपको लेकर नहीं आते कि आप खुद से नहीं आते? यदि आप खुद से आप नहीं आते हैं तो आपको फिर से सावित्री और फातिमा को पढ़ने की जरूरत है। यदि ये पुरुष, यदि ये युवा साथी, यदि हमारे भाई यदि आपको आने में बाधा डालते हैं तो लानत है आप पर। आप महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को आप मंचों पर विराजमान नहीं करा पा रहे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको कंधे से कंधा मिला करके हम इतिहास बदल देंगे, हम देश बदल देंगे, हम अपनी आजादी की लड़ाई में जीत हासिल कर लेंगे, ये सिर्फ खोखला दावा बन के रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस हॉल में,
इस हॉल में आधी आधी आबादी पुरुषों की और महिलाओं की होगी। यदि ऐसा सुनिश्चित हम कर पाए तो इस विचार मंथन का कोई मतलब निकल पाएगा। बहनों, मैं आपसे आधी आधी भागीदारी सुनिश्चित करना, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करना और इस खेमे में, इस दहाड़ में अपनी आधी आवाज बुलंद करने का आज यदि संकल्प लेकर के जाते हैं तो मुझे लगेगा कि औरंगाबाद से चल करके उस राज में चल करके निषाद साहब का, विजय कुमार कृष्ण सर के आने का कोई मतलब निकल के आ पाएगा। हम सुनते हैं ध्यान से जरा पलासी की इस लड़ाई का, प्रथम शौर्य दिवस का और अपनी स्वाधीनता के संग्राम के बारे में कुछ कहानियां सुनते हैं बड़े बड़े विद्वानों से, क्योंकि उन्होंने लिखा है उतना मेरा उम्र है। जितनी बातें लिखी है उतनी बातें तो अभी तक मैं भूल भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया हूँ। तो इन विद्वान वक्ताओं को सुनने के लिए धैर्य की जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूँ एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ कि चिरागों की हिफाजत करते करते हवा का रुख बदलना गया और कहाँ का आग पास आएगा सूरज, हमें तो सोलह पे चलना दे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और धैर्य और शिद्दत के साथ इस विषय को समझने और पढ़ने के लिए आप जो है यहाँ बैठे रहें, कुर्सियों पर जमे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।